तो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजी एडुकेशन, बोले तो एजी भैया में। और अभी हमारा ये तीसरा चैप्टर अभी हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है। अगर पीछे आप लोग, सबसे पहली बात तो आप कौन से क्लास में, 10th में होंगे। आपको 10th के मैथ पढ़ने में, बनाने में, टॉपिक्स को समझने में, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा, है ना। इसलिए इधर उधर बहुत छटपटा रहा है। छटपटाइए नहीं जी, ये जो ऑनलाइन का ज़माना है ना, बहुत ही अच्छा है। आप कम से कम समय दे करके बहुत बेहतरीन से बेहतरीन एक्सेलेंस बन सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट में। अभी हम पढ़ा रहे हैं मैथ, तो करेंगे बात हम मैथ की। मैथ का हमारा वन शॉट जो है, पीछे 2 चैप्टर का आप देख सकते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल का हो और एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का हो। उसी के साथ अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देखना है वो भी देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और अब जो है यहाँ से हमारा ये तीसरा चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर है भैया? 300। टोटल सबसे पहले आपको हम 10 बार बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं। हम लोग को 15 टॉपिक्स पढ़ना है, 15 चैप्टर नहीं, 15 टॉपिक्स पढ़ना है। और ये 15 टॉपिक जो अच्छा से पढ़ लिया, बस वही मैथ में गर्दा मचाएगा क्या। तो ये 15 टॉपिक में हम हमेशा बताते आए हैं। पहला वास्तविक संख्या, जिसको हम कर चुके हैं कंप्लीट। दूसरा बहुपद, जिसको भी हम कर चुके हैं कंप्लीट। तीसरा आज हमारा होगा कंप्लीट, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं साइंस में भी बेहतर करना, हर एक मैथ के टॉपिक को एकदम डीपली पढ़ना, और सबसे बड़ी बात, कोई भी चैप्टर का एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको एकदम डीपली। पहला वीडियो आपको एक बेसिक थोड़ा सा मिल गया, देख लिए आप कि हाँ क्या होता है नहीं होता। दूसरा वीडियो आपको मिलेगा एकदम डीपली जाएंगे उसमें। तीसरा मिलेगा तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जाएंगे। साइंस में भी इसी तरह से, तो कुछ भी पढ़ना है तो टेंशन मत लो, आप आराम से एक बार देखो और स्टोरी की तरह सुनो, समझो और मज़े मज़े में बहुत बेहतरीन करो। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है पूरा। बस आपको प्यार से बैठ के देखना है, और टाइम बहुत कीमती है, तो टाइम को आप रील देखने में बर्बाद नहीं कीजिए। मेरा बात तो मानिए आप, आपका समय जो है अभी बहुत कीमती है। और ये बात आपको आज से 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा, जब टाइम जा चुका होगा, कि काश और बेहतरीन से पढ़ते और मज़ा आता। लेकिन अगर आप ये सारी बात भूल करके सिर्फ रील देखने में रहिएगा, इधर से उधर करने में रहिएगा, तो बहुत पछताइएगा आगे जा करके। इसीलिए चुपचाप बैठिए, फ़ोन ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है जी, एकदम गर्दा मचा के पढ़ना है, समझे। अब देखिए, अभी तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात सुन लीजिए। अभी के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क है। कौन है? इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क से अंग्रेजी में कोई पूछा, हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बताते हैं आपको, कि आपको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलता है? इतना काम करते हैं आप एक वीक में कम से कम 80, उनका टारगेट रहता है एक सप्ताह में 80 से 90 घंटा काम करने का टारगेट रहता है। एक सप्ताह में 80 से 90 घंटा। उनका कहना है कि आप जिस काम को अगले 10 साल में करने वाले हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसको 1 महीना में कंप्लीट कर लीजिए। तो उससे पूछा इलॉन मस्क के रिपोर्टर लोग वहाँ का, कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो बोले हाँ, हम आपका क्वेश्चन नहीं समझे। तो फिर बोला रिपोर्टर कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? बोला हम आपके क्वेश्चन को नहीं समझे। फिर बोला, तो बोला हम आपके क्वेश्चन को समझे ही नहीं। तो फिर बोला कि कोई काम अगर करना है तो करना है, उसमें मोटिवेशन क्या चाहिए? अभी तुमको भूख लगा, तो क्या तुम खाने के लिए ये सोचता है कि हम मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन सुनेंगे तब जाकर के खाना खाएंगे? क्या मोटिवेशन क्यों चाहिए? अगर भूख लगा है तो खाना खाओ, है ना। वैसा ही कोई चीज़ अगर करना है, तुमको पढ़ना है, लाइफ में अच्छा करना है, तो मोटिवेशन क्यों चाहिए? करो जो करना है, वो काम सोचा करो। इलॉन मस्क का यही कहना था कि जो हम टारगेट फिक्स किए हैं कि 80 से 90 घंटा हमको काम करना है, अगर एक सप्ताह में, तो करना है। मोटिवेशन क्या चाहिए उसमें? यही बात हम तुम लोगों से बोलते हैं। अगर तुमको भूख लगा, अगर तुमको प्यास लगा, तो क्या तुमको मोटिवेशन चाहिए? कि भूख लगा है, मोटिवेशन मिलेगा तब ना खाना खाएंगे। प्यास लगा है, मोटिवेशन अब मिलेगा तब ना पानी पिएंगे। मोटिवेशन क्या? हाँ, वैसे ही अपने पढ़ाई को भूख बना लो, तो भूख का पढ़ाई लगेगा, पढ़ाई का भूख लगेगा, तो तुमको मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट तुम अपना काम करोगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से अगर एक भी क्वेश्चन बनेगा उस पूरे एनसीईआरटी में, चाहे किसी सीना में, तो वो यहीं से बनेगा। बस आपको पेशेंस रख करके देखना है और एक एक टॉपिक पूरा कवर कर लेना है। सबसे पहली बात, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ही हम पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले इस वर्ड का तो मतलब पता है ना जी, रैखिक समीकरण, चर, ये सब का मतलब आप लोगों को पता है। सबसे पहली बात कमेंट में एकदम फेंक के मारिए कि क्या आपको
चर का मतलब पता है? क्या आपको रैखिक का मतलब पता है? क्या आपको समीकरण का मतलब पता है? बताइए। और साथ में सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और दूसरे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि चर का मतलब पता है आपको या नहीं, रैखिक का मतलब पता है आपको या नहीं, और समीकरण का मतलब पता है आपको या नहीं। जो पहले आप कमेंट में फेंक के मारिए। तो देखिए हम तीनों को आपको एकदम आराम से बताएंगे तीनों। सबसे पहली बात, चर। चर तो हम बहुत बार बताए हैं, फिर एक बार बताते हैं आपको कि चर और अचर दो बात हम लोग पढ़ते हैं। चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। तो चर हम लोग किसको कहते हैं? तो चर हम लोग वैसे मान को कहते हैं जो बदलते रहता है, जिसका कोई मान फिक्स नहीं है। और अचर और कांस्टेंट उसको कहते हैं जो फिक्स हो गया। जैसे हम लोग जो एक्स वाई ये सब मानेंगे वो क्या होता है? अचर होता है। अचर होता है। और जो कांस्टेंट फिक्स है 1 2 3 4 कोई भी संख्या, ये क्या है? अचर। तो यहाँ से चर अचर आपको समझ में आ गया होगा। और दो चर कहा तो इससे समझ में आया होगा आपको कि दो चर रहेगा, एक एक्स रहेगा तो दूसरा वाई रहेगा, एक पी रहेगा तो एक क्यू रहेगा, एक एक्स रहेगा एक पी रहेगा, मतलब दो चर रहेगा। रैखिक, अभी हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें हम रैखिक बहुपद बताए हैं। और रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद, यानी कि रैखिक समीकरण कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक घात वाला समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक घात वाला। हाँ, तो जैसे ही हम पीछे चैप्टर पढ़ाए थे ना, उसमें एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम हम बताए थे आपको, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे भी हम लोग रैखिक समीकरण, यानी तीनों वर्ड का मतलब समझ में आया। चर का मतलब एक्स वाई ऐसा कुछ भी रहेगा, ऐसा वैल्यू रहेगा। नंबर जो फिक्स है, जैसे 2 है तो हर एक जगह पे तो 2 ही यूज होगा, एक है तो हर एक जगह पे तो एक ही यूज होगा। भी ऐसा हो सकता है कि एक की जगह 2 भी यूज कर लो, तो क्योंकि एक का वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे हमको एक रोटी खाना है तो एक ही रोटी खाएंगे, 2 कभी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर हम बोल दिए एक रोटी खाए हैं तो इट मीन्स कुछ भी क्लियर नहीं है। एक्स रोटी खाएं मतलब कितना रोटी खाएं, कितना भी हो सकता है, फिक्स नहीं ना है। वाई रोटी खाएं, फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो चर, और फिक्स है तो अचर, कांस्टेंट। रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि दो चर रैखिक समीकरण। ये हेडिंग हम दे करके क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? देखिए, समझाना ये चाह रहे हैं, ऐसा एज्यूम कीजिए, सोचिए आप गए हैं बाजार। आप गए हैं बाजार, आपका नाम गोलू और आपके साथ आपका दोस्त गया है मोलू। गोलू और मोलू, आप जब बाजार गए तो मान लीजिए आप खरीदने गए हैं फल, जिसमें आपने खरीदा 2 केजी सेव, सिंपल ए लिख देते हैं, एप्पल समझ लीजिएगा। और क्या खरीदे हैं आप? तो 1 केजी ग्रेप्स, अंगूर खरीदे हैं। और टोटल आपको देना पड़ा 160 रुपया। टोटल कितना देना पड़ा? 160 रुपया। ऐसा एज्यूम कीजिए आप गए बाजार। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ से हम बना रहे हैं? जो देखो तुम, 2 केजी सेव आप खरीदे और 1 केजी अंगूर खरीदे तो आपको देना पड़ा 160 रुपया। कितना देना पड़ा बबुआ? 160 रुपया। और वहीं पे आपका दोस्तवा अमीर था, वो बोला हम 4 केजी सेव लेंगे और 2 केजी अंगूर लेंगे, तो उसको 300 रुपया देना पड़ा। कितना रुपया देना पड़ा बबुआ? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, 300 रुपया देना पड़ा। बात समझ में आ रही है? आप गए और गोलू और आपके साथ गया मोलुआ, आप खरीदे 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, आपको देना पड़ा 160 रुपया। और वहीं पे मोलुआ 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर खरीदा, उसको 300 रुपया देना पड़ा। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि 1 केजी सेव का कीमत क्या होगा और 1 केजी अंगूर का कीमत क्या होगा, है ना? कैसे जानेंगे? तो यहीं पे हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? यहीं पे हम लोग मानते हैं कि माना लेट 1 केजी सेव का कीमत x रुपया और उसी प्रकार 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हम लोगों को पता था कि हम लोग गए बाजार तो गोलुआ जो है 2 केजी सेब खरीदा और 1 केजी अंगूर खरीदा तो 160 रुपया दिया। और वहीं पे मोलुआ 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा है तो 300 रुपया दिया। तो उसमें हम लोग मान लिए हैं कि माना 1 केजी सेब का कीमत x रुपया और y केजी अंगूर का कीमत 1 केजी सेब का कीमत x रुपया और 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, ऐसे मान लिए। अब ये मानने के बाद
ये मानने के बाद अब समझो, 1 kg सेब का कीमत 100 रुपया, तो 2 kg सेब का कीमत क्या हो जाएगा बताइए। 1 kg सेब का कीमत 1 kg सेब का कीमत 100 रुपये, तो 2 kg का 2x। 1 kg अंगूर का कीमत कितना है, 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया, तो 1 kg y रुपया, तो y। और ये दोनों खरीद करके कितना रुपया लगा, 160 रुपया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मोलू का जब निकालेंगे तो 4 kg सेब, यानी 1 kg सेब का कीमत कितना, 100, तो 4 kg का 4x। उसी प्रकार से 2 kg अंगूर का कीमत, 1 kg अंगूर का कीमत y, तो 2 kg का 2y। दोनों मिलाकर के कितना लग गया, 300 रुपये लगा ना। अब यहाँ से दो समीकरण बना कि नहीं बना, 2x + y = 160, 4x + 2y = 300। अब इसको, इस समीकरण को जब हम लोग सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो इससे x का एक मान निकलेगा, तो वही x का जो मान निकलेगा वही 1 kg सेब का कीमत हो गया, और y का जो मान निकलेगा वही y का वही हो गया ना, 1 kg अंगूर का कीमत जो y का मान निकलेगा। अब ये दो चीज जो भी किए हैं और ये जो स्टोरी बताए हैं और यहाँ से जो ये समीकरण निकाले हैं, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। यही दो समीकरण हमेशा दिया रहेगा या बनाया जाएगा, और उस समीकरण को ग्राफीय विधि से या फिर बीजगणितीय विधि से हल किया जाएगा, या फिर उस बताया जाएगा उसका कितना हल होगा, द्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। 3 तरह का सिचुएशन बनेगा, पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनंत हल, तीसरा कोई हल नहीं। 3 को हल बनेगा, देखिए 4 अंगली निकाल दिए 3 बोल के। तो ये तीनों चीज जो भी होगा इसी से होगा, तो ये होगा जितना भी आगे जा कर के चीजें बस इसी से होगा, बस यही समझ लो। देख रहे हो ना, 2 चर है ना, x और y, एकदम बेसिक से। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखो एक चीज हम लोग समझेंगे, एक तल में यदि 2 रेखाएं हो तो क्या क्या हो सकता है। एक तल में यदि 2 रेखा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये चीज़ हम इसीलिए बता रहे हैं, ताकि तुमको हम जब ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ में कभी 1-2 रेखा काट देगा, कभी एक रेखा दूसरे रेखा पे ही रहेगा, कभी एकदम समांतर जाएगा, तो 3 ही सिचुएशन बनेगा। एक तल में यदि 2 रेखाएं हो तो उसका 3 सिचुएशन बनेगा। पहला सिचुएशन सोच लो, ऐसे गया काट दिया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये 2 रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है कि पहला रेखा गया और दूसरा उसी पे चल गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। दूसरा को हम बोलेंगे जब देखो ब्लैक वाला गया और उसी पे रेड वाला गया, ब्लैक वाला गया उसी पे रेड वाला गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत आसान से कि ये समपाती रेखा है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि समपाती रेखा है। फिर तीसरा सिचुएशन बनेगा कि एक रेखा ऐसे गया, ठीक उसके एकदम बराबर हो जाएगा, ना ये दूर भागेगा ना कहीं पे काटेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये समांतर रेखा। क्या कहेंगे कि समांतर रेखा। बहुत इजी है, पहला को कहेंगे प्रतिच्छेद करता है, दूसरा को कहेंगे संपाती करता है, तीसरा को कहेंगे समांतर करता है। मतलब रेखा 3 को अगर डिस्कशन हम करेंगे पूरा चैप्टर में या क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, कब प्रतिच्छेद करेगा, कब संपाती और कब समांतर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बनाएंगे और उसके बाद और भी चैप्टर में जितना भी आगे चीज़ है उसको समझेंगे। कह रहा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। एक रोमिला नाम की लड़की थी, कौन थी, रोमिला, एक लड़की थी जिसका नाम था रोमिला। वो स्टेशनरी की दुकान पे गई। कहाँ गई, स्टेशनरी की दुकान, मतलब जहाँ पे कॉपी किताब मिलता है, पेंसिल मिलता है, इरेजर मिलता है, उसको कहते हैं ना स्टेशनरी का दुकान। तो वो रोमिला जो है स्टेशनरी की दुकान पे गई। 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। अब उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, और उसने भी 18 रुपया में, कितना रुपया लेके गई है, 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। सोल्व नहीं करने के लिए कह रहा है अभी क्वेश्चन, बस तुमको कह रहा है जो यहाँ पे हम किए थे, यहाँ पे ये बीजगणितीय विधि में किए थे ना व्यक्त, और दूसरा ग्राफीय विधि में, तो ग्राफ में करेंगे
बस यहाँ पे कह रहा है इसको ग्राफीय और बीजगणितीय विधि में व्यक्त करो। सोल्व करने के लिए तो क्वेश्चन कहिए नहीं रहा, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, पहले बीजगणितीय विधि में डालेंगे फिर ग्राफीय विधि में डालेंगे। देखो तो कुछ नहीं है, सबसे पहली बात दो चीज़ की जिक्र हुआ, दो चीज़ का, एक पेंसिल का और एक रबड़ का। तो 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा है, 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोगों को एक पेंसिल का कीमत पता है? नहीं पता है। एक रबड़ का कीमत पता है? नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया, एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया। तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा जी? ये भी वाला सोचे वाला बात है, 2x हो जाएगा। तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा जी? 4x। ये सब बात तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। फिर दूसरा हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक रबड़ की कीमत y रुपया, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया और एक रबड़ की कीमत y रुपया। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़। अब बताओ, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल के कैसे हम बोलते हैं कि बताओ एक पेंसिल का कीमत 5 रुपया है तो 2 पेंसिल का 10 रुपया। आप कैसे बताएं? गुना किए 5 दूनी के 10। वैसा ही हम बोले कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत तो 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पेंसिल का कीमत 2x प्लस, फिर कह रहा है 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़ जब खरीदा, इस बॉक्स को देखो, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा तो 9 रुपया लगा, है ना। तो बताओ कि एक रबड़ का कीमत हम लोग जानते हैं y रुपया है, तो 3 रबड़ का कीमत कितना होगा? 3y। पहले उस बॉक्स को देखो, और टोटल ये दोनों खरीदने में उसको कितना रुपया लगा। कि 2x क्या है? 2 पेंसिल का कीमत, 3y क्या है? 3y 3 रबड़ का कीमत, बिल्कुल सही, कमेंट में बताओ। तो ये दोनों कीमत मिला करके उसको कितना लगा था? 9 रुपया। ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से जब हम लोग करेंगे तो इस गोला को देखो, इसमें कह रहा है कि 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा, तो एक पेंसिल का कीमत 1 रुपया, तो 4 पेंसिल का 4x, और 6 रबड़ कह रहा है तो कितना हो जाएगा? 6x। कितना रुपया लगा उसको? 18 रुपया। ये कौन सा समीकरण है? सेकेंड समीकरण। समझ आई बात? बात समझ आई? कमेंट में बताना है तुमको समझ में आ रहा है बात या नहीं, जब तक हम थोड़ा सा अपना चेकअप करते हैं। चलो बताओ तुमको बात समझ में आया कि नहीं? चलो बताओ, ये बात समझ में आया या नहीं? बहुत आसान है यार, तुम करो तो काहे ला एकदम कोढ़ी बनता है। इधर उधर फ़ोन यूज़ करने से अच्छा पढ़ लो, बहुत आसान है पढ़ना ऑनलाइन। अब बताओ, जब हम लोग एक चीज़ कर लिए हैं कि एक पेंसिल का कीमत 1 रुपया, तो अब जितना भी पेंसिल उसमें सिर्फ गुना करना होता है, पता है। जैसे तुमको पहले बचपन में बता दिया कि एक पेंसिल का कीमत 5 रुपया है, तो लो 10 पेंसिल ले आना, तो बोलेगा 50 रुपया लाओ। तो तुमको कैसे पता 50 रुपया दें? गुना कर दिए और कैसे पता है? तो वैसा ही है, जो कुछ समझ में आ रहा है ना, जितना भी दिल रहता कर लेते। 2 समीकरण बन गया। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना दे रहा था, अब पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस स्थिति को पहले की बोला बीजगणितीय में, तो बीजगणितीय में देखो कर दिए, ये हुआ हमारा बीजगणितीय। दूसरा कह रहा है ग्राफीय, अब इसको ग्राफीय रूप में करेंगे। ये हमारा बीजगणितीय हो गया, बीजगणितीय रूप। अब हम लोग इसको ग्राफीय रूप में करेंगे। समीकरण याद रखना क्या है? समीकरण है 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। यही ना है। और वो भी अगर कॉमन लेने आता है तुमको तो एक चीज़ करो, 4 और 6 में 2 कॉमन ले सकते हैं। 4 और 6 में तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x + 2y = 18, और ये 2 गुना में उधर जाएगा, भागा में कट जाएगा, 9 दूनी के 18, तो सेम पहले ही समीकरण आ जाएगा। 2x + 3y = 9 के ही बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? 2x,
अब तुमको बुड़बक बना दिया है क्वेश्चन सिर्फ, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखेगा तो समझ में आएगा तुमको कि दोनों तो सेम ही है, दोनों समीकरण क्या है, सेम ही है। 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 8। ये तो हमारा बीजगणितीय विधि हो गया। समझ में आया तुम लोगों को? कमेंट में बताना है समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं। सिंपल हम लोगों को ऐसे करना था, ये बीजगणितीय विधि हो गया। अब हम लोगों को ग्राफ ये करना है। 2x + 3y = 9 है ना, ये रहा हमारा ग्राफ। समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण है 2x + 3y = 9, ये है पहला समीकरण, और 4x + 6y = 18, ये हमारा दूसरा समीकरण। दो समीकरण है, ये पहला है, ये तीसरा है। 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18, ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। और ये ग्राफ दिख रहा है ना, कॉपी ग्राफ में तुम्हारे पास होगा, उसमें हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग इसको, इससे x और y का मान निकालेंगे। कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बनाना, सुंदर सा बॉक्स बना देते हैं। एक लेंगे बॉक्स, किसी का मन हुआ तो x और y का 3-3 मान निकालता है, किसी का मन हुआ तो x और y के 2-2 मान से काम चला लेता है। तो हम थोड़ा सा 2 मान वाले में से हैं कि 2 ही मान निकाल करके काम चला लेते हैं, ठीक है। 3 नहीं निकालेंगे, 2 से ही काम चला लेंगे। और जब 2 से काम चलिए जाएगा तो 3 वो काहे निकालेंगे भाई, है कि नहीं? देखो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब x y बोलिए दिए हैं तो तुमको एक बात और पता होगा, x अक्ष और y अक्ष का नाम सुना है कि नहीं? x अक्ष और y अक्ष के बारे में पता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग x और y अक्ष खींचेंगे, लेकिन अभी नहीं खींचेंगे, जो हमारा मान आएगा उसके अनुसार खींचेंगे। अब इसमें करना क्या है भाई, डिब्बा में तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x के जगह पे खुद सोच के कुछ रखो। मान लो x के जगह पे हम 1 रखें, क्या रखें, 1, तो 2 गुने, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3y = 9, तो 2 × 2 उधर जाएगा, 3y = 9 - 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं। यानी कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, और 1 का वैल्यू तुम रखेगा, दूसरा आ जाएगा, 1 का रखेगा, दूसरा आ जाएगा। अब मान लो x के जगह पे हम 0 रख दिए, क्या रख दिए, 0। तो x के जगह पे 0 रखने का मतलब है 2 × 0 करो + 3y करो = 9 करो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3y = 9 और 3 × 3 = 9, यानी y बराबर क्या आ गया, 3। अब तुम्हारे दिमाग में बत्ती जला होगा कि अच्छा बहुत आसान है यार, पहला कुछ भी वैल्यू रखना है, दूसरा खुद आ जाएगा, पहला कुछ भी रखना है, दूसरा खुद आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर ये तो हो गया हमारा कि पहला रख दिए कुछ भी तो दूसरा आ गया, एक बॉक्स और भर देंगे तो दोनों में से एक लाइन बन जाएगा। और जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि 3 सिचुएशन बना था ना, 2 लाइन जब रहेगा तो 3 सिचुएशन बना था, या तो वो एक दूसरे को काटेगा, या तो समांतर, यानी कभी नहीं काटेगा, एकदम समांतर जाएगा, या तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन रहेगा, ये 3 सिचुएशन बनेगा। अब देखो यहाँ पे, अब x की जगह पे 0 रखे थे, अब क्या करो, y की जगह पे 0 रख दो, y की जगह पे 0। तो y की जगह पे 0 अगर हम लोग रखेंगे, या फिर y की जगह पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, ठीक है, y की जगह पे 1, तो क्या आएगा, तो 2x + 3 × 1 = 9, तो 3 × 3 इधर जाकर के घट जाएगा, तो 2x = 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 × 3 = 6, 3 बचेगा, यानी कि 0 और 3 है ना। अब ठीक इसी प्रकार से इसमें भी रखना है, तो इसमें भी तुम रख करके देख लो, इसमें भी तुम रख करके देख लो। 4x + 6y = 18, ये ना हमारा समीकरण, 4x + 6y = 18। देखो गलती से यहाँ पे हो गया था। अब इसमें भी तुम कुछ रख लो, जैसे x बराबर हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्या, x बराबर मान लो 1 रख लिए, क्या रख लिए, 1, तो 1 रखेंगे, या फिर डायरेक्ट हम तो पहले ही बताए थे दोनों समीकरण सेम है, अगर चेक करना है तो इसे चेक कर सकते हैं। एक है 2x + 3y = 9, दूसरा है 4x + 6y = 18, दोनों समीकरण सेम है। कैसे, 4x और 2x दोनों को हम लोग, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x + 3 बचेगा बराबर 18। अब ये 2 इधर गुना उधर बजाएगा भागा में, तो 2x + 3 = 18/2, 9 दूनी की 18, यानी कि 2x + 3 = 9। देखो तो आया ना वही, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, हम स्टार्टिंग से तुमको बता रहे थे, और यही इसीलिए क्वेश्चन लाए हैं ताकि बहुत हल्का भी। अब सेम तुम करो, x की जगह पे 0 रखो तो y की जगह पे 3 आएगा, x की जगह पे 3 रखो तो y की जगह पे 1 आएगा। समझ आई बात?
अब सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई अक्ष बनाना है। ये रहा हमारा वाई अक्ष, पता है सबको कि ये हमारा वाई अक्ष है पता कि नहीं है? वाई अक्ष है पता कि नहीं है? वाई अक्ष। ठीक, अगर ऐसे हम लोग बनाते हैं ये, तो ये हमारा एक्स अक्ष है पता कि नहीं? अक्ष एक्स है ना, एक्स अक्ष। अब क्या करना है, बीच में मूल बिंदु होता है जो कि 0 होता है। ठीक, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, या फिर इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, जिधर माने उधर लिखो। 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। हमारे पास ग्राफ में तो 3 और 1 और 3 0 आया है, तो 5 तक ही लिखना काफ़ी होगा। ये वैल्यू निकालने के बाद ही ग्राफ में नंबरिंग देना, ताकि बाद में मिटाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्राफ बना लिया, हो सकता है तुम ग्राफ 5 तक बनाया हो और इसमें वैल्यू आ गया छो, लड़ा जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या करना, पहले देख लेना, उतना ही इसमें वैल्यू के लिए बनाना है। इसमें भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर क्या हो गया, इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश। इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नीचे माइनस, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस और राइट में प्लस होता है। इतना तो पता है तुमको भी और हमको भी पता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। और जब इतना पता है तुमको, तो काहे तुम परेशान हो रहे हैं? अब कुछ करना कहाँ है। पहला समीकरण में क्या है, 0 3, तो खोजो पहले 0 0 यहाँ, और y का 3 किधर जाएगा, 0 तो यहीं आ जाएंगे। पहला में क्या है, 0 3। पहला समीकरण हम लोग पहला समीकरण का लाइन बना रहे हैं, पहला समीकरण का लाइन बना रहे हैं। पहला समीकरण का 0 यहाँ, 0 यहाँ, ठीक है। और 3 3 किधर जाए, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, किधर जाए 3? तो देखो ना यार, y का 3 है तो 1 2 3 यहाँ जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं है, बताओ। 3 यहाँ हो गया हमारा, यानी ये जो पॉइंट बना वो बना 0 और 3 के लिए, है ना। दूसरा पॉइंट बना, x पे 3 और y पे 1, माइनस का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, तो इधर उधर तो कुछ होगा नहीं। x पे 3 यहाँ हो गया और y पे 1 यहाँ हो गया, है कि नहीं? ये हमारा पॉइंट बन गया 3 और 1, और ये हमारा लाइन बन जाएगा ये लाइन बन जाएगा, देखो ये लाइन बन गया। लगता है ऐसे ही बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। बन गया ना, ये लाइन बना। तो ये जो लाइन बना कौन सा समीकरण का बना, 2x + 3y = 9 का बना, 2x + 3y = 9 का बना। और इसका भी तो सेम ही वैल्यू है, तो इसको भी जब हम लोग रखेंगे तो 0 3 तो यही होगा, 3 1 तो यही होगा। यानी दूसरा लाइन जो बनेगा, दूसरा लाइन जो बनेगा वो भी तो इसी पे बनेगा, हाँ बनेगा ना जी। पहले लाइन पे ना दूसरा लाइन बनेगा। ये हमारा ग्राफ ही भी दिया जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये कैसी रेखा बना है, तो 3 तरह का रेखा बताए थे, आ जाओ पीछे। एक बनेगा कैसा, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। संपाती बोले तो एक ही रेखा पे दूसरी रेखा, अभी समझाए थे। और ये भी देख लो, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा। पीला वाला समीकरण कौन सा है, 4x + 6y। कौन सा समीकरण है, 4x + 6y = 18। अब दोनों रेखा एक ही पे बना है, तो इसको हम लोग कैसे रेखा कहेंगे, संपाती रेखा होगा। कैसी रेखा होगा, संपाती रेखा होगा, है ना। कोई दिक्कत होगा इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल।
कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब कोई दो समीकरण रहेगा तो उसको हम लोग बीजगणितीय विधि से भी लिखना सीख गए हैं और बाद में अब हल करना भी सीख जाएंगे, और फिर ग्राफीय विधि से भी सीख गए हैं। ग्राफीय विधि में हल कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पे कट करेगा वही हल होगा, और ये तो पूरा एक रेखा को दूसरा रेखा, ये संपाती रेखा है, पूरे रेखवे को कट कर रहा है, तो यानी इसका कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। समझ आई बात समझ में आई कि नहीं? अब नेक्स्ट देखो, जब ये तुमको समझ में आ गया है तो अब समझो कि जब कोई दे दिए हम तुमको समीकरण, दो समीकरण दे दिए, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, दो समीकरण। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण में अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप हमको बताइए प्यार से, सुंदर से, कि इस दोनों का जो हम तीन, सबसे पहली बात ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ, उसके बाद हल की बात करते हैं। हल तो ग्राफ में दो रेखा बनेगा, ये आपको पता है, और दो रेखा तीन तरह से बनेगा। एक बार ऐसे कट करेगा, कहीं भी कट करके जाएगा, एक बार क्या होगा कि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा जाएगा, एक बार क्या होगा कि एकदम समांतर जाएगा। ये तीन सिचुएशन बनेगा ना जी। ग्राफ, ये दो जो समीकरण दिए हैं, इस दो समीकरण का तीन सिचुएशन बनेगा ना। पहला कि कट करके निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं संपाती रहेगा। तीसरा, एक रेखा से एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, कोरोना याद है कि नहीं, तो एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा, तो इसको हम लोग बोले थे ना कि समांतर होगा। तो ये तीन सिचुएशन बना था। तो इसका कैसे पता चलेगा कि किसका कितना हल होगा ग्राफ के अनुसार? जैसे कि जब हम लोग बीजगणितीय विधि से निकालेंगे, ये निकालेंगे आराम से यहाँ पे हल करके बीजगणितीय विधि से, तो पता चलेगा कि x का ये मान है, y का ये मान है। लेकिन अगर हम लोग हल नहीं करते हैं और हमारे पास दो समीकरण है और हम लोग या तो ग्राफ बनाते हैं या फिर डायरेक्ट जो गुणांक दिया हुआ है x का और y का, उस गुणांक को देखकर ही बताना हो कि इसका कितना हल हो, तो कैसे बताएंगे? तो नॉर्मली सिंपल याद रखना, पहली ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, फिर गुणांक पे जाएंगे। तो ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है तो इसको कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अगर संपाती है तो इसको हम लोग कहते हैं अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। अगर समांतर है तो कहते हैं कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। एक बार बहुत हल इतना होगा कि सोच नहीं सकता, अनंत। एक बार अद्वितीय होगा, एक बार कोई हल। अब इसका गुणांक में क्या संबंध होगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या संबंध होगा? तो अद्वितीय में जो a1 बटा a2 होगा वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, और जब अनंत होगा तो वो तीनों बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के। और जब कोई हल नहीं होगा तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। समझ आई बात? अभी बहुत बार रिपीट करेंगे, अभी ना अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत बार रिपीट करेंगे। हम तो एक ही चीज़ सीखें, मैथ पढ़ना है। देखो, सीखने वाला, समझने वाला जो तेज स्टूडेंट वो तो सीख ही लेगा ना, जिसको नहीं आता है उसके लिए बोल रहे हैं। इतना बार रिपीट करो, इतना बार रिपीट करो। अगर तुम शिद्दत से, दिल से एकदम चाहता है कि पढ़ना, मैथ को बनाना, समझना, और नहीं हो रहा है तुमसे, इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि मैथ भी डर जाए तुमसे। समझ में आ रहा है? एक ही बात है। और हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, उसको तुम इतना रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि कितना रिपीट करो क्या बता करो, फिर पक्का तुमको समझ में आए। ये था हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आई बात? समझ में आया होगा ना? अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख करके आए थे कि प्रथम स्थिति ये होगा कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2, जिसको हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। और a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2, इसको हम लोग कहते हैं, इसको अद्वितीय, और इसको हम लोग कहते हैं अनेक हल या फिर अनंत हल, अद्वितीय हल, अनेक हल या फिर अनंत हल। और तीसरा होगा a1 बटा, इसको मत देखना, अब इसी को देखना सिर्फ,
नहीं तो इसको इसको देखिएगा कन्फ्यूज आ जाएगा। A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो इसको हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। अब देखो राइटिंग हमको सुधारे पर नहीं जी, अंगे लगा के लिखते रह कर देते हैं। अब देखो यहाँ से एक बात और तुम लोगों को पूछा जाएगा कि कौन संगत हल होगा, कौन असंगत होगा, कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा। तब याद रखना कि जहाँ हल हो रहा है, चाहे अद्वितीय हो चाहे अनेक हो, तो उसको हम लोग कहेंगे संगत। क्या कहेंगे? संगत। और जहाँ कोई हल नहीं हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। बात आई समझ में? जहाँ कुछ हल हो रहा है, चाहे अद्वितीय हो रहा हो चाहे अनेक हो रहा है, हल तो हो रहा है ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या? संगत। अद्वितीय हल, अनेक हल को कहेंगे संगत। क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत। संगत। और अगर कोई हल नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। समझ आई बात? बहुत इजी था यार, अब इसका यूज बहुत होगा यार। देखो ना, ये देखो वही चीज फिर से रिपीट रिपीट, इतना रिपीट करेंगे कि तुमको समझ ही आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो तो टिक टक करती है माना की सारी तेरी भाई, इसकी गलती है। ये वाला गाना सुना है? नहीं सुना होगा तुम लोग। देखो 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 देखो, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। जो पीछे 2 बार बताए ना, तीसरा बार बताने जा रहे हैं। एक ही चीज को तीसरा बार रिपीट करने वाले, कैसे नहीं समझ में आएगा? कैसे नहीं याद होगा? आप ही बताइए। तो इतना रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे कि डर से याद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? x-2y पहला समीकरण था, ये हमारा दूसरा समीकरण था। जब हम लोग A1/A2 किए तो 1/3 आया, B1/B2 किए -2/4 आया, C1/C2 किए 0/20 आया। पहले ये देख लो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। नहीं है यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और केवल एक हल होगा, उसी को कहते हैं अद्वितीय हल। देख रहा है? अद्वितीय हल मतलब केवल एक। फिर हम लोग 2x + 3y - 9 = 0 एक और समीकरण था, जिसको हम लोग A1/A2, देखो A1/A2 A1 ये है ना, 2, ये समझ में आ रहा है ना? ये तो दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और B1/B2 C1/C2 किए तो तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर आ गया तो कह दिए संपाती रेखा होगा। तीनों बराबर आ गया तो कह दिए संपाती रेखा होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दूसरा जब हम लोग करेंगे तो A1/A2 B1/B2 के बराबर हुआ, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि समांतर रेखा होगा, और साथ में कहेंगे कोई हल नहीं होगा। साथ में क्या कहेंगे? कि कोई हल नहीं होगा। क्या कहेंगे? कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? ये 3 सिचुएशन हम लोग बहुत अभी गहराई से 10 बार 20 बार 100 बार पढ़ने वाले, बहुत बार पढ़ने वाले। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन जूती की नोक पे, सुनाएगा ना? तो टेंशन को जूती के नोक पे ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण हम कहते हैं कि ग्राफ को रहने दो, अभी तुम पहले अभी हम पीछे बताएं उसी के द्वारा जांच करो और बताओ इसका कितना हल होगा। बताओ तो प्यार से अभी जो पीछे हम इतना बताए हैं उसको यूज करना आप सिखाएंगे। इसमें देखेगा तुम तो A1 का मान कितना है? तो 1। A2 का मान कितना है? तो 2। B1 का मान कितना है? 3। C1 का मान कितना है? तो 6। B2 का मान कितना है? तो -3। C2 का मान कितना है? तो 12 है ना? एकदम। और एक चीज़ यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना, याद रखना, हमेशा याद रखना, ये या तो दोनों C1 C2 बराबर के RHS में रखो, या तो दोनों C1 C2 बराबर के LHS में रखो। लेकिन जिधर भी रखो दोनों को रखो। दोनों C1 C2 को या तो बराबर के RHS में रखो, या तो दोनों C1 C2 समझ रहे ना ब्रदर? दोनों C1 C2 को या तो बराबर के LHS में रखो, या तो दोनों को RHS में रखो। लेकिन जिधर रखो एक तरफ रखो, एक तरफा होना चाहिए भाई, जिधर रहेगा। ऐसा नहीं इधर उधर। अगर इसका इधर रख दो, इसका RHS में रख दो, तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं आ पाएगा तुम्हारा आंसर। दोनों को एक तरफ रखना। अब क्या बोले थे कि A1/A2 करो, यानी 1/2 बराबर 3/-3। अब तो 1/2 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 -1/1 के बराबर नहीं। यानी कौन सा सिचुएशन आ गया? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये आ गया तो हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल होगा। अब बता, अद्वितीय हल होगा तो इसका ग्राफ कैसा बना होगा? अगर ग्राफ से हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ हम लोगों का बनता प्रतिच्छेदी, ऐसे काट के निकलता, जहां भी काट के निकले
काट के निकल जाता है एक बार। समझ में आ रही बात? तो देखो बात वही है, जाना वही है, घुमा के जा रहा है चाहे ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन जो कहा था कि पहले ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाते तो ये कट जाता है ऐसे, तो कट जाता तो हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होता है यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/b2 होता। अब इसी को हम लोग कह रहा था इधर से आने के लिए, हम लोग गए इधर से, कोई बात नहीं है। पहले हम लोग क्या किए, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू आ गया यानी अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यानी इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, काटते हुए निकलेगा। तो उधर से आओ या इधर से जाओ, बात तो वही है, करना तो वही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, होगा नहीं होगा बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ग्राफ में बनाते तो ऐसे बनाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, बने हुए नहीं किए। अब देखो कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर होती है या फिर संपाती होती है। जो सबसे शुरू में हम बताएं कि एक दो रेखा है उसका 3 सिचुएशन बनेगा, वो तीनों सिचुएशन क्यों बताए, हम पगला है ऐसे भूख रहे थे नहीं, ताकि वही चीज हम बार बार यूज करें तो तुमको समझ में आए। क्या कह रहा है कि दो जो रेखा बनेगा दोनों समीकरण से, वो क्या प्रतिच्छेद होगा करते हुए, क्या समांतर होगा या फिर संपाती होगा। अब यही चीज तुमको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी समांतर कौन होगा, तब पीछे तो बताए हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 को तुलना करेंगे, और तुलना में अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई है, तीनों बराबर आ गया तो संपाती है, दो को बराबर हो के तीसरा बराबर न आया तो कहेंगे समांतर। ठेठ भाषा में सुनो ना यार, काहे दिमाग खराब कर। अगर पहले दूसरा नहीं बराबर है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे, तीसरो बराबर है तो कहेंगे संपाती है, और दो को बराबर हो के तीसरा बराबर न है तो कहेंगे समांतर है। यही बात को अभी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, समझ आई बात, इसको यूज करने वाले हैं। जैसे इसमें देखो, ये देखो 2-3 तरीका, आराम से तुम लिखना a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, उसके बाद बटा करना, या तो तुम डायरेक्ट देखो a1/a2 यानी कि 5/7 बराबर -4/6, क्या ये बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस दोनों समीकरण को देखो, पहले तो तुम क्वेश्चन अलग अलग है जिसको समझो। ये क्वेश्चन रहा हमारा पहला, ये हमारा तीसरा, और ये हमारा दूसरा। तो जैसे ही तुमको दिख गया इज नॉट इक्वल टू है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका कैसा रेखा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा, a1 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 18, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है 12, c2 का मान कितना है 24। देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों हो गया बराबर, और तीनों जब बराबर हो गया तो इसको हम लोग कैसे रेखा कहेंगे, तो समपाती कहेंगे। क्या कहेंगे, समपाती रेखा हो। कैसी रेखा होगी, समपाती होगी। तीनों बराबर आ गया, नॉट इक्वल टू आया था, अद्वितीय। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, थर्ड को भी देखो, 6/2 करो, 6/2 बराबर -3 बटा -1 माइनस कट जाएगा बराबर 10/9। तो इसको हम लोग जब करेंगे 2 तिया के 6, तो 3/1 बराबर 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। यानी कौन सा सिचुएशन दिख रहा है तुमको, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, ये सिचुएशन दिख रहा है। और ये दिख रहा है तो क्या क्या बोले थे कि अगर पहले दूसरों का नहीं बराबर है तो अद्वितीय, अगर तीनों बराबर है तो अनंत हल। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। हाँ, तीसरा है कि पहला दूसरा बराबर, तीसरा नहीं बराबर, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा होगा। तीनों सिचुएशन समझ आई बात, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा, ऑब्जेक्टिव में रहता है आमतौर पर, उड़ा देना तुम, है ना, उड़ा देगा ना, बचवे नहीं करेगा तुम, पक्का उड़ा देगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, और ध्यान से देखना। अब देखो, हम बोले थे पहले कि जब हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो 2 तरह से। सबसे पहली बात, या तो ग्राफ विधि से हम लोग करेंगे, तो ग्राफ में कितना दफ़ा काटेगा पता चल जाएगा, उसका हल कौन कौन है, जहाँ पे काटेगा वही हल हो जाएगा। ऐसे ऐसे काट के जहाँ जाएगा ना, ऐसे ऐसे काटता तो ये हमारा हल हो गया, ये हमारा बिंदु मान लो 2 और 10 होता, चाहे जो भी, समझ में, वही हल हो जाता। लेकिन
अगर वो बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए बोले, कैसे बोले, बीजगणितीय विधि से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों को याद रखना है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना बहुत सारे एनसीईआरटी का, तो धीरे क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्राफ विधि से कब हल होगा, कितना होगा। और ये बेसिक जो हमारा है यहाँ से मजबूत हो रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को अगर बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए बोल दे, कैसे हल करने के लिए बोल दे, बीजगणितीय विधि से, कैसे बोल दे, बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए, तो बहुत आसान तरीका से हम लोग करेंगे। 3 तरीका रहेगा। कितना तरीका रहेगा? 3। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि। सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार ये है, ये सभी को हो सकता है समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है। हम इतना अच्छा से ठीक से बताएंगे कि समझ में भी आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ये जो वज्रगुणन है ये हम बताएंगे बहुत मजेदार तरीके से, मजा आ जाएगा यार। देखना तुम बनाएगा ना, बोलेगा अरे यार कितना आसान था। सच में आसान है, तुम बनाएगा भी, तुमसे बनेगा भी। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। सबसे ज्यादा यूज हम लोग विलोपन का करते हैं, नहीं तो कभी कभी प्रतिस्थापन का करते हैं। वज्रगुणन का आमतौर पर कम करते हैं। क्यों? ना ही समझ में आता है। लो तुम वज्रगुणन को ज्यादा करेगा, हम अब बता देंगे, तो टेंशन मत लो। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, 3 विधियों। तीनों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। पहला जो था प्रतिस्थापन, क्या? प्रतिस्थापन। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। क्या करना है? स्थापना करना है, उठाना है और ऐसे रख देना है। प्रतिस्थापित करना है, किसी को उठा करके यहाँ से यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ पे ना तो आदमी को उठाना है ना तो वस्तु को उठाना है, यहाँ पे एक्स और वाई और नंबरों को उठाना है। कैसे उठाना है? ये हमारा देखो फर्स्ट समीकरण है और ये हमारा सेकंड समीकरण है। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। किससे? समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट में किसी को उठा करके एक तरफ, किसी को उठा करके दूसरी तरफ कर देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। एक एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे भी एक्स, ऐसे करते हैं। तो 7x - 15y बराबर 2 है। तो 15y को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 7x = 2 + 15y। x को भी उधर भेज दो, सॉरी y 7 को भी उधर भेज दो, तो x = 2 + 15y बाई 7। ये आ गया x का मान y के रूप में। ये क्या आ गया? x का मान y के रूप में। ये क्या आ गया? x का मान आ गया y के रूप में। और जब x का मान y के रूप में आ गया तो x का यही मान जो y के रूप में दिया हुआ है, इसी को हम लोग समीकरण सेकंड में रख देते हैं। x का मान सेकेंड में रखने पर, किसमें? सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में। तो x का मान जब हम लोग सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा? बहुत आसान से होगा। देखो ना कैसे होगा। हमारे पास सेकंड समीकरण क्या है? x + 2y = 3 है। अब इसी का, इसके जगह पे ये रख देंगे, है ना। देखो प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि। 2 + 15y बाई 7, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 7 1 कैल्शियम 7 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 + 15y प्लस 1 7 7 7 दूनी के 14y बराबर 3। 7 उधर गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आ जाओ, 7 को गुना करो, उधर 7 को उधर गुना करो। इधर क्या बचेगा? 2 + 15 और 14y को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 29y बराबर 21। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29y बराबर 21 - 2, तो 29y बराबर 21 में से 2 गया तो 19, तो y बराबर 19/29। देखो y का मान आ गया। ये जो वैल्यू आ गया है ये हमारा आ गया y का वैल्यू। और जब y का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है, तो अब इस y को हम लोग समीकरण, इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। फर्स्ट में, सेकेंड में, तेल खत्म नहीं पर होगा, देख लीजिए। ये हमारा y बराबर 19/29 आया। अब इसको हम लोग, इसको कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप कोई भी समीकरण में रख दो। मन है तो इसमें रख दो, मन है तो इसमें रख दो, मन है तो इसमें रख दो। समझ आ रही बात? किसी में भी रख दो। और जब तुम रखेगा तो तुमको पता चलेगा, ले तो x आ गया। बहुत मज़ा आता है। 2 4 वाले रेखिक समीकरण पढ़ो, ये उठा के इसमें रख दिया, ये उठा के इसमें रख दिया, आंसर आते जाता है, मज़ा ही मज़ा आता है। ये उठा के इसमें रख दिया, ये उठा के इसमें रख दिया, मज़ा ही मज़ा आता है। सही में समझ रहे बात? तो ये चीज़ तुम कब कर पाएगा?
जब ही कर पाएगा जब तुम जानेगा रखने के लिए, और जानेगा कैसे, जब तुम हमको देखेगा। और एजी एडुकेशन पे देखवे नहीं करेगा, पढ़वे नहीं करेगा तो क्या होगा। अब तुम सब्सक्राइब करवे नहीं किया होगा हमारा अमित गर्व एडिक्शन को, लाइक करवे नहीं किया होगा, तो लो बुक तो हमको क्या बोलता है। अब देखो ये y बराबर 19/29 है। अब इसको हम लोग रखेंगे, हम एक काम करते हैं इसमें रखते हैं, सेकेंड में रखते हैं, यहाँ पे लिख देना y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलो रखते हैं x + 2 × 19/29 बराबर 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38, x + 38/29 बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 - 38/29। तो x बराबर हो जाएगा 29 दिया, ऊपर 29 को 3 से गुना करो तो 9 × 27 के 7 बचा 2, कितना हो जाएगा 9 × 27 के 7 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 87, 29 × 87 - 38 घटा दो, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9 8 17, ये 8 है ठीक ना, 9 8 17 और 7 में से 3 गया 4, 49/29, यानी कि x का वैल्यू आ गया 49/29। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है, समझ में आई बात? क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बताना है तो तुमको ना बताना पड़ेगा यार, हम तो मस्त से समझा दिए तुमको, हम तो मस्त से बता दिए तुमको। अब तुम बताओ सही है या नहीं है, इतना आया। अगर तुम इतना कर लेता है तो तुम गंगा नहा लिया और तुमको समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत है? अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है विलोपन विधि। अभी अभी हम लोग प्रतिस्थापन पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन। विलोपन नाम सुनते ही दूसरा विधि है ये हमारा, दूसरा विलोपन। विलोपन का मतलब ही होता है जो वर्ड ना विलोपन, छुपना, छुपाना, विलुप्त कर देना, भगा देना। तो विलोपन विधि जब हम लोग पढ़ते हैं और विलोपन विधि से जब हम लोग समीकरण को हल करते हैं और विलोपन विधि से जब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, तो बस छोटा सा बात याद रखना होता है कि 9x 4y 7x 3y है ना, तो या तो इस x को विलुप्त करो या तो इस y को विलुप्त करो, लेकिन दोनों में से किसी ना किसी को विलुप्त करो, विलुप्त करो, विलुप्त करो। तो ये होगा कैसे? ऐसे होगा, ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। तुम्हारा कुछ भी मान है इस समीकरण में गुना कर सकता है, लेकिन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, पूरा में गुना होगा। कुछ भी तुम समीकरण में गुना कर सकता है, लेकिन बात बस यही है कि पूरा में होगा, बात बस यही है कि पूरा में होगा, बात बस यही है कि पूरा में। समझ रहे हो बात को? जो गुना करना है कर सकता है, लेकिन बात बस यही है कि पूरा में होगा। बहुत आसान है, जो भी गुना करना है कर सकते हो, लेकिन बात बस यही है कि पूरा में होगा गुना। अगर इसमें हम लोग कुछ गुना करना है, जैसे कि सोचो किसको बराबर कर सकते हैं, अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में 3 गुना करें और इसमें 4 गुना करें, तो 3 × 12y और 4 × 12y, y y बराबर हो जाएगा। बस यही बोले थे, या तो x x को बराबर करो या तो y y को बराबर करो, लेकिन बराबर करो, किसी को भी बराबर करो। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27x - 4 × 12y बराबर 2 × 6000। जब इसको हम लोग गुना करेंगे 7 × 28x - 4 × 12y बराबर 4 दूनी के 8000। ये जो हमारा निकल के आया, अब उसको क्या है मानेंगे, इसी को मानेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट, और ये हमारा समीकरण सेकंड है। या फिर मन है तो इसी को रहने दो फर्स्ट, इसको रहने दो सेकंड, इसको कर दो थर्ड, इसको कर दो फोर्थ, जो मानना है मानो यार, क्या तुम भी बच्चा ऐसा करता है। अब थर्ड और फोर्थ को क्या करे कि वाई कट जाए, घटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन सेम है, साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो थर्ड -4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 27x - 12y बराबर 6000 है, 100 नहीं। यही हो जाएगा 28x - 12y बराबर कितना हो जाएगा 8000 है, कितना ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वाई से वाई, दादा घर, नानी घर, पापा घर, चाचा घर घूमे चल गया। 27x में से 28x गया, 27 में से 28 गया -x, 6000 में से 8000 गया तो कितना बचा -2000। x से x कट गया, यानी कि x का मान आ गया 2000, x का वैल्यू 2000 आ गया। कोई दिक्कत? अभी अभी हम लोगों ने x का वैल्यू 2000 लाया है, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट करो।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2000। कोई दिक्कत है इसमें? एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 2000 लाया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक्स का वैल्यू 2000 आया, अब वाई का लाना है तो कोई भी समीकरण में रख दो। क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, जिसमें रखना रख सकते हैं। रखने पर एक्स का मान यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। कर सकते हैं इतना आप लोग? इसको जब आप ट्राई किए होंगे तो आपसे आ गया होगा, कुछ नहीं है। एक्स का मान 2000 आया, इसको जब हम लोग गुना करेंगे 9 दूनी के 18,000, 18,000 माइनस इधर 2000 बराबर 4y, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में 18,000 में से 2000 गया, कितना बचा 16,000 बराबर 4y, 4 से 16,000 काटेंगे तो 4,000 आएगा बराबर y, यानी कि y का मान आ गया 4,000। कुछ नहीं, कैलकुलेशन था, यही निकालना था हम लोगों को विलोपन विधि से। x का मान 2000 आ गया, y का मान 4,000 आ गया। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि जब प्रतिस्थापन विधि रहेगा, प्रतिस्थापित कर देना है, इधर से इधर उड़िया देना, इधर से इधर कर देना। जब विलोपन विधि रहेगा, विलुप्त कर देना, एक को गायब, जैसे यहाँ पे देखो क्या की, y को गायब कर दी, x बचा। समझ रहा होगा, बस एक एक वर्ड से समझो सबको। विलोपन विधि है, विलुप्त कर दिए एगो बचा, निकल जाएगा आंसर। प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापना कर दिए, एगो की जगह पे एगो, एगो की जगह पे एगो, प्रतिस्थापना कर दी। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हम बता रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वज्र गुणन विधि। और उससे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं होमवर्क। क्या लेकर के आए हैं? होमवर्क। होमवर्क में आपके लिए है कि 2 क्वेश्चन है, पहला ये बहुत आसान सा, दूसरा ये, दोनों को आपको बनाना है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। ये बनाना है और बना करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जरूर जुड़ना चाहिए, जिसमें हम PDF भेजेंगे, आपको नोट्स देंगे, तो बना करके भेज देना इस पे, और वहीं से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए, एकदम लाल वाला बटन दबाइए, लाइक कीजिए, भेजिएगा ये दोनों बना करके। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस विलोपन से पहले बना लेना, फिर प्रतिस्थापन से, और फिर बताना है आपको कमेंट में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कुल मिलाकर के तुम बताओ कि तुमको कौन सा विधि अच्छा लगता है दोनों में से, प्रतिस्थापन और विलोपन। दोनों विधि से बना करके भेजना है हम पे, और फिर बताना है कि दोनों में से कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि कौन सा विधि सबसे तुमको हल्का लग रहा है, कौन सा विधि तुमको ज़्यादा उपयोगी लग रहा है, कौन सा विधि हल्का लग रहा है, यानी कि बना पा रहा है तुम। दोनों हल्का है। तीसरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वज्र गुणन विधि बहुत जरूरी है। वज्र गुणन विधि इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहली बात, इसका सूत्र जो है बहुत अटपटांग है, याद रहता है नहीं भी रहता है। जैसे कि एक अगर समीकरण यहाँ पे दिया हुआ था a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, समीकरण फर्स्ट था, ये सेकंड था। 2 समीकरण दिया हुआ था, तो वज्र गुणन विधि में फॉर्मूला था कि x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a2 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे 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 क्रिया दे लेना, बस यहीं से समझना है, और यहीं से तुमको समझाएंगे कैसे कैसे बनेगा। मान लो इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए दे दिया। कौन सी विधि से दे दिया है बबुआ? तो वज्र गुणन विधि से। इसके लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये दे दिया है वज्र गुणन विधि से बनाओ। कैसे बनाओ? वज्र गुणन विधि से। कुछ नहीं करना, ऐसे ढकने आता है आपको, आता होगा। यहाँ पे रखना है x और ऐसे बनाना है, यहाँ पे रखना है y और ऐसे बनाना है, यहाँ पे रखना है 1 और ऐसे। उसके बाद क्या करना है? ऐसे ढकना है और इसको गुना करना है। 5 चक 20, 5 चक 20 माइनस, यहाँ खत्म हुआ था, अब यहाँ से स्टार्ट करो,
2 नमक 18 बहुत आसान है। 5 चक 20, 2 नमक 18। इसको ढकें, पहले x को ढकेंगे, ढक लिए, x को दिखने ना रहा है। 5 चक 20, 2 नमक 18, यहाँ खत्म हुआ। रुक जाओ, कहाँ से स्टार्ट किए? 5 चक 20 और 2 नमक 18, देख रहे हो ना? 5 चक 20 माइनस 2 नमक 18, घटाना, 2 नमक 18 कर दिए। अब y को ढकेंगे, कहाँ खत्म किए थे? तो देख लो, 2 नमक 18, 9 पे खत्म किए थे, 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 तिया के 27 माइनस 9 तिया के 27 माइनस 8 तिया के 24। देखो कहाँ खत्म किए जो याद रखना, 9 तिया के 27 और 4 या ठीक 8 चक 32, 24 लिख दिया ना। 9 तिया के 27, 9 तिया के 27 और 4 या ठीक 32। अब इसको ढकना है, कहाँ खत्म किए थे? 4 या ठीक 32, 8 पे, 8 दूनी के 16 माइनस 3 पचे के 15। बस इतना अगर आप कर लिए आपका काम हो गया। कुछ तो नहीं कर रहा था, कितना आसान है, बच गया। बहुत आसान है यार, बार बार प्रैक्टिस करना है इसको। ये ढका, देखो फिर से करते हैं, तुम यहाँ जाओ। ये ढका, ये गुना किया, उसके बाद ये गुना किया, देख रहा है ना? फिर ये ढका और ये गुना किया, ये गुना किया, फिर ये गुना किया, फिर ये ढका और ये गुना किया, फिर ये। बहुत आसान। ये आसान हमको लग रहा है, तुमको भी लगेगा। ऐसा मत सोचना कि बुड़की तो कैसे कैसे बना रहे, समझ में आ रहा है। वीडियो आराम से धीरे से 2x पे करके, नहीं धीरे करके देखो इसको, बार बार देखो, बार बार देखो, एकदम जैसे फिल्म को देखता है ना, कोई फिल्म पसंद आ गई, बार बार इसको देखो। एक बार ये वाला समझ में आ गया, जिंदगी भर नहीं भुलाएगा तुम। और अगर तुमको कहीं भी क्वेश्चन देगा तो तुम ना विलोपन पे जाएगा ना प्रतिस्थापन पे जाएगा, फटाक से करेगा, चटाक से आंसर। तो बोलेगा इतनी करके छोड़ दिया, अभी आगे तो कीजिए, आगे भी कर देगा था। हमारे पास ये आया ना, एक एक बारी बारी से बराबर कर दो। पहली बार इसको बराबर कर दो और दूसरी बार इसको बराबर, हो गया काम। यानी कि पहले 20 में से 18 गया 2 बराबर 1/16 में से 15 गया 1, इन्हें गुना कर दो तो x बराबर 2 एकम 2, x का मान 2। 27 में से 32 घटा तो y/32 कितना हो जाएगा? 7 + 12 5 - 5 बराबर 1/1। गुना कर दो, y बराबर -5 और y बराबर 2। कितना आसान था यार, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था। इस तरह से हम लोग तीनों विधि को सीख लिए हैं और समझ गए, और तीनों विधि हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं जहाँ भी करना होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा सा कभी भी पूछ देता है ना ये वाला ऑब्जेक्टिव में, और हमेशा पूछता है, इसीलिए बार बार इस पर हम जोर दे रहे हैं, याद रखना। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में कैसा होगा? असंगत होगा। और जब तीनों बराबर है तो अनंत हल, तो ये भी संगत होगा। संगत 2 सिचुएशन में होगा, जब हल हो या तो अनंत हल हो या तो अद्वितीय हल, तो उसमें क्या होता है? संगत। और जब कोई हल नहीं हो तो इसको हम लोग कहते हैं असंगत। जब कोई हल नहीं हो तो असंगत, उसके अलावा सब संगत। तो कह देता है निकालने के लिए कि बताओ कि संगत है कि असंगत है, तो वहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। और ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं ना। रेखा कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तीनों, ये हमारा समांतर रेखा होता है, कोई हल नहीं। तीनों बराबर है तो हम लोग कहते हैं अनंत हल। संपाती रेखा होता है, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? जितना हम बताए हैं क्या आप लोगों को समझ में आई? अगर बात आई तो लाल वाला बटन के साथ योगा कीजिए। आप समझ रहे हैं ना? लाल वाला बटन सब्सक्राइब करने वाला, उसको कीजिए, और उसके बगल में एक तीर बना हुआ होगा शेयर का, उसको एकदम अपने व्हाट्सएप में, तो कम से कम तुम एकदम दबंग आदमी है यार, कम से कम तुम्हारे पास 100-200 नंबर होगा, पगला जाओ, भेज दो सब पे भेज दो एकदम फटाक से, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। पढ़ाई चीज़ वाला भेज रहे हैं तो कौन बोलेगा, किसका दाम? भेज दो, जिस पे भेजना है एकदम फटाफट भेज दो। 100-200 आदमी को भेज दो एकदम फटाक से, और जो पढ़ने वाला रहेगा उस तक जरूर भेजना, पढ़ेगा, देखेगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, सीखेगा कुछ नया, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं? ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो हम इस तरह से बताए हैं कि जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी सीख सकता है, और ख़ास करके पढ़े वाला बुत्र नहीं बताएं, बच्चा इसे बताएं कि कोई भी पढ़ सकता है। और अगर ये हो जाता है कंप्लीट तो अब आना तुम चौथा चैप्टर में, मिलते हैं तुमसे। तीसरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये मंथ ख़त्म होने से पहले जो हमारा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट रहेगा तो रहेगा। अभी अप्रैल और मई तक हमारा ये सिलेबस कंप्लीट रहेगा।
विथ 8 9। 8 का भी पूरा ऐसे वन शॉट पर टॉपिक कंप्लीट रहेगा। 9 का भी पर शॉट ऐसे वन शॉट पर टॉपिक कंप्लीट रहेगा। और 10 का भी पूरा कंप्लीट रहेगा। बस अप्रैल मई, अभी अप्रैल चल रहा है, मई। बस तुम इतना दिमाग में रखो, मई आने से पहले तीनों क्लास का पूरा इस तरह से बेसिक्स का वन शॉट हमारे चैनल पर अपलोड मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के इतना ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। और इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर देखना, नहीं देखेगा पछताएगा। मई तक में कंप्लीट करना है। ओके।